सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत एक विचार पे। आज पाटलिपुत्र की धरती से हम आपके सामने लाए हैं सभ्यता द्वार के पास से उस इंसान के बारे में जिसने भारत की आज़ादी और भारत की आज़ादी की जो क्रांति रही उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई। क्या था, क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, पर सबसे पहले वो कौन थे? उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत में हमें बचपन से ये कविता सुनाई जाती है और बताया जाता है कि कैसे हमें आज़ादी मिली। उस कविता के कुछ टूटे फूटे पंक्तियां तो मुझे याद है, क्योंकि खैर मुझे बचपन से ही वो कविता कुछ खास पसंद नहीं, पर ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पे इस विचार को थोप नहीं सकता। कि कहा जाता है कि न खड़ग न तलवार न बर्छी न हथियार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी ना कोई हथियार लगा ना कुछ लगा और भारत को आजादी मिल गई शांति और अहिंसा के बल पे। पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस शांति और अहिंसा की बातें वो करते हैं, तो फिर कैसे 24,000 भारतीय राष्ट्रीय फौज के लोग मारे जाते हैं? वो कैसे मारे जाते हैं? तो ये जो झूठ का आडंबर क्यों फैलाया गया, उसके पीछे एक ही कारण था। कारण ये था कि सत्ता का मलाई चाटने के चक्कर में लोगों ने देश को बेच दिया। किन्होंने बेचा, कैसे बेचा, ये हमारी इस 3 वीडियो की सीरीज है। ये उसमें एक एक करके आपको बातें खुल कर आएंगी और मुख्यतः वो बातें इसी बात पे हम बात करेंगे कि 3 कारण रहे जो अक्सर जब भी नेताजी के बारे में बात होती है तो वो 3 बताए जाते हैं कि सिद्धांत कह सकते हैं उसको, कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। क्या नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, या नेताजी को नेहरू जी के कहने पर रशिया में मार दिया गया था, या नेताजी एक तीसरे और बेहद दिलचस्प बात आती है कि गुमनामी बाबा से मशहूर फैजाबाद के वो बाबा क्या वही नेताजी थे। और हालिया में 2014-15 में सरकार द्वारा निकाली गई अलग अलग सरकारी फाइलों में ये बातें आती हैं, क्योंकि अभी भी जो फाइलें हैं वो जो एक्सटर्नल अफेयर्स के पास थी, जो पीओमओ के पास थी, या फिर जो केंद्र में सरकार के पास थी, होम मिनिस्ट्री के पास थी, वही फाइलों को बाहर निकाला गया है, पब्लिक एरिया में लाया गया है। अभी भी जो आईबी की गुप्त फाइलें हैं उन फाइलों का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर उन्हें कब तक रिलीज किया जाएगा। वैसे कोर्ट ने इस बात को कहा था कि इनसे जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं उसको सार्वजनिक कीजिए ताकि लोगों को उनकी सच्चाई पता चल सके कि आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था, और कुछ अगर नहीं भी हुआ था तो क्यों इनके मौत को इस प्रकार से छुपाया जाता है। इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे पहले वीडियो में कि कैसे इनके मौत से पहले का जीवन काल कैसा रहा। आज नेताजी के जन्म दिवस पे हम इस श्रृंखला को शुरुआत करते हैं और आज की इस पहले वीडियो में इस बारे में हम आपको बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। जी हाँ, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। आज उनका जन्म दिवस। उनका जन्म उस समय के बंगाल में कटक में हुआ था, जो आज के उड़ीसा में पड़ता। उनकी माँ का नाम प्रभावती दत्त बोस था और उनके पिताजी जानकी नाथ बोस। उनका परिवार एक वकालत पेशे से जुड़ा हुआ परिवार था और वो कायस्थ समाज से आते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई, जो कि आज के स्टूवर्ट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा के कटक में है। और उसके बाद वो रावेशम कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वो अपनी हाई स्कूल की डिग्री हासिल करते हैं, जिसमें वो 2nd आते हैं। उसके बाद से वो प्रेसिडेंसी कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक कहते हैं शुरुआती जो राष्ट्रीयता की जो विचारधारा थी, उनके शुरुआती अनुभव वहीं पे। नेताजी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 16 साल की उम्र तक उनकी किताबों को पढ़ के उनकी विचारधारा पनपती रही। आगे चल के उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहा और उन्होंने ज्वाइन किया भी, लेकिन फिर उन्होंने एक विचार के चलते उसे छोड़ दिया कि वो आगे चल के फिर उन्हें भी ब्रिटिशर्स के लिए ही वही काम करना होगा, जिसके खिलाफ इनके मन में एक उबाल था कि कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए। इसीलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन देने के बाद से उन्होंने अपनी एक पत्रिका शुरुआत करते हैं जिसका नाम था स्वराज। और इस दौरान वो बंगाल के
कांग्रेस कमेटी को, जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कह सकते हैं, उसको बेस लेवल कार्यकर्ता यानी आज के हिसाब से बूथ लेवल कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय इलाकों में, लोकल इलाकों में लोगों को जागरूक करते थे। उस समय इनके जो गुरु रहे वो CR दास रहे, इनसे वो बहुत प्रभावित थे। और CR दास और नेहरू एक दूसरे के, मोतीलाल नेहरू एक दूसरे के काफ़ी करीबी थे। जब कांग्रेस से उनका विघटन होता है और उन्होंने अपना एक स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास रहते हैं, उसके बाद आगे चल के 1 साल में CR दास की मृत्यु हो जाती है और फिर इस पार्टी का विलय वापस कांग्रेस में कर दिया जाता है। इसमें बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मांडले जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पे इन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है। हमेशा से ही इसमें एक जो आपको पक्षपात देखने को मिलेगा तो वो ये है कि जो भी राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले थे, नेशनलिस्ट विचारधारा रखने वाले थे, उन्हें हमेशा ऐसे जेलों में डाला गया जहाँ पर जीवन बेहद ही कष्टदायक होती थी, जैसे मांडले जेल हो गया या फिर काला पानी की सजा जो अंडमान निकोबार हो गया। लेकिन जो लोग राजनीतिक रूप से विरोध करते थे, जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, इन्हें अखबार दिए जाते थे, इनको 3 समय का खाना दिया जाता था, इनको रहने के लिए एक अच्छा घर रूम दिया जाता था। तो ये सभी व्यवस्थाएं की जाती थी ताकि ये एक दिन ब्रिटिश सरकार की चमचागिरी कर सके, और ये करते भी और पूरी बखूबी करते हैं। और इस सबसे पूरे षड्यंत्र का सबसे बड़ा जो लेखा जोखा है वो है ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी पूरे देश को ये भ्रमित किया गया कि देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद नहीं हुआ, देश का बस सत्ता का हस्तांतरण हुआ कि सत्ता एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में चली गई, बस यही हुआ। देश आज़ाद नहीं हुआ। जो आज आपको झूठ पढ़ाया जाता है कि देश आज़ाद हुआ, देश नहीं आज़ाद हुआ। बस जिनको सत्ता चाहिए था वो सत्ता पा ली। उसके बाद जब वहाँ से उनको छोड़ा जाता है तो उनकी कद पहले से और भी बढ़ चुके होते हैं। और 1930 आते आते और मेयर का चुनाव होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के मेयर बन जाते हैं। 1938 आते आते नेताजी राष्ट्रीय स्तर के एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे। उनका कद अब इतना ऊंचा हो चुका था कि उनकी बातों को दबाना नामुमकिन सा हो गया, और इन्होंने स्वराज यानी पूर्णतः आज़ादी की मांग रखी। और कांग्रेस में भी ये बात कही कि कांग्रेस को अब नए तरीके आजमाने चाहिए। पर गांधी जी को ये बातें रास नहीं है। गांधी जी उन्होंने कहा कि अगर बोस कांग्रेस के लीडरशिप में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो कांग्रेस टूट जाएगी और इसका फिर से बंटवारा हो जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में तू मैं होते रहे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने कभी गांधी जी के विरोध में जाने का नहीं सोचा, पर वो जानते थे कि गांधी जी की जो रास्ते हैं वो कभी भी देश को एक सशक्त राष्ट्र के तौर पे नहीं खड़ा करते, क्योंकि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलती। सच कहूँ तो आज़ादी आज के ज़माने में ऐसा है कि भीख मांगने जाइए तो लोग आपको भीख नहीं देंगे, और आप अंग्रेजों से ये सोच रहे थे कि शांति और बस भीख मांग के आप आज़ादी हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी मूर्खता थी। और ये बात बखूबी जानते थे सुभाष बाबू। नेताजी लेकिन फिर भी पूरे विरोध के बाद, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते। गांधी जी ने अपने तरफ से पट्टा भाई सीतारामैया को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे उम्मीदवार के लिए खड़ा किया था, लेकिन विजयी हुए नेताजी प्रेसिडेंट तो बन गए, पर गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे, जो बात नेताजी को भी खटक रही थी। और कांग्रेस में ताज़ा शुरू हुआ ये खींचतान उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, और वो जानते थे ये बात देश हित में नहीं थी। तो नेताजी ने आखिरकार कांग्रेस के प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने 1939 में अपना खुद का एक पार्टी शुरू किया, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए जो कि सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित थे। नेताजी एक बात तो जान चुके थे कि सत्य और अहिंसा और गिड़गिड़ाने से आज़ादी नहीं मिलने वाली, पर इनके साथ दिक्कत ये था कि भारत के जो नेतृत्व था, लीडरशिप था, वो ये मानने को तैयार नहीं था, और वो सोच रहा था कि गांधी जी के तरीकों से भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इन्होंने सोचा कि अब ये जो पूरी क्रांति का जो लड़ाई है वो भारत से बाहर से अब लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बाहरी ताकतों से विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1939 के दौर में बाहरी ताकतें अपने पूरे चरम पर थी,
तो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि यही वो मौका है जब इंग्लैंड पे इतना दबाव जर्मनी ने बना रखा है, जापानियों ने बना रखा है, तो यही वो मौका है जब हम अपना आज़ादी लड़ के ले सकते हैं। 16 जनवरी 1941 की रात को ब्रिटिश के पहरा होने के बावजूद रात को वो चुपके से निकल गए, और वहाँ से निकल के वो कहाँ गए, तो वो नॉर्थ फ्रंटियर यानी अफगानिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया का जो अफगानिस्तान वाला जगह था, उस रास्ते रशिया में जाकर मॉस्को में वो मिलते हैं। पर वहाँ पे जो विचारधारा देखते हैं उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ये फेवर नहीं करेंगे कि अभी हम इंग्लैंड के खिलाफ किसी प्रकार का कोई जंग। तो वहाँ से उन्हें एक जर्मन एजेंट द्वारा जर्मनी ले जाया जाता है, बर्लिन ले जाया जाता है। बर्लिन में वो वहाँ के सबसे बड़े तानाशाह, या विश्व के सबसे बड़े तानाशाह कहें तो वो गलत नहीं होगा, एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं। और यहाँ एक खास एक गौर करने वाली बात है कि लोग फासिस्ट होने का आरोप लगाते हैं नेताजी पर। अच्छा ये बताइए, नेताजी आखिर हिटलर से मिलने क्यों गए थे? क्या वो खुद को भारत का राजा बनाना चाहते थे, या भारत को वो जर्मनी को सौंपना चाहते थे? कई लोग थिसिस देते हैं कि जर्मन भारत पे कब्जा करना चाहते थे, कई लोग ये कहते हैं कि जापानीज भारत पे कब्जा करना चाहते थे। पर सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे? उनकी नीति क्या थी, उनकी नीयत क्या थी? वो चाहते थे देश को आज़ाद करवाना, जिसके लिए वो चाहते थे कि किसी की भी मदद ली जाए। आखिर जब ये राजनीति है और विश्व राजनीति में ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये हर जगह बात है, तो जो लोग इंग्लैंड से लड़ रहे थे, जो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, वो भारत के साथी हो सकते। और ये बिल्कुल सही विचार था जो उन्हें लगा कि इस भारत को कामयाब कर सकता है। उन्हें ये पता चलता है कि जर्मनी रशिया पर आक्रमण करने जा रहा है। वहाँ जर्मनी के बोट में सवार होकर वो जापान जाते हैं। इतने दूर से मदद लेने से बढ़िया है किसी ऐसे देश से मदद लीजिए जो आपके नज़दीक से हो। और जापानियों का उस समय तक एशिया के, जो हम कह सकते हैं साउथ एशियन देशों पे अच्छा पकड़ था, जापानियों का वहाँ शासन था। तो नेताजी को भी लगा कि ये बात कहीं ना कहीं जायज़ ठहरती है हमारे तत्कालीन हालात के लिए। वो जापान जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको आईएनए का स्थापना कैसा हुआ और इसके क्या क्या कारण रहे और कैसे कैसे इनका कार्य आगे बढ़ा, हम पहले एक छोटा सा ऑफ टूर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि आखिर कैसे नेताजी इतने सारे देशों में एक एक करके जाते थे, वहाँ उनको सहायता मिलता था और कैसे? तो ये कहानी पहले विश्व युद्ध पे ही शुरू हो चुकी थी। आप रास बिहारी बोस का नाम जानते होंगे, सिंह ढिल्लोन का नाम सुने होंगे। ये सभी वो लोग थे जो पर्दे के पीछे से ये सभी, इसमें आपको लाला हरदयाल भी कुछ समय तक रहे, जो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी का स्थापना किए थे। वो भी इस पूरे जो एक कहते हैं ना कनेक्शन बैठाने में बहुत अहम भूमिका निभाए। चाहे वो ब्रिटेन रहा, चाहे वो जर्मनी रहा, चाहे वो जापान रहा, हर जगह आईएनए को जो बनाने के पीछे का एक जो बेस था वो रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने तैयार किया था। और हुआ भी ऐसे ही। ये जो आईएनए का जो तरीका था, ये एक जापानीज जनरल के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसे फोर्स को तैयार किया जाए जो जापानी के साथ साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो ढिल्लोन साहब बात थे, उनसे मिलके ये बात करते हैं, फिर रास बिहारी बोस वगैरह होते हैं और इसका स्थापना किया। आप सभी को ये जान के आश्चर्य होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। उसके स्थापना करने वाले थे मोहन सिंह, जो कि उस समय जापानियों के साथ मिलकर स्थापना किए थे। लेकिन जापानी जनरलों के नियत को लेकर इनको थोड़ा शक हुआ और उसके बाद से आपसी मतभेद के कारण इसको 1943 आते इसको बंद कर। 4 जुलाई 1943 यही वो तारीख थी जब आईएनए पूर्णतः कायम होता है, अपना जो असली वजूद में आता है। वहाँ एक परेड भी होती है और उस परेड का निरीक्षण करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वहीं पे वह सुप्रसिद्ध नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। उनका सरासर ये मांग था कि आप त्याग और बलिदान दीजिए, मैं आपको राष्ट्र की आज़ादी देता हूँ, हमारे राष्ट्र भारत। और वहीं से ये पूरा कारवां शुरू। आईएनए भारत को आज़ाद घोषित करता है और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी, इस सरकार को लगभग 12 से 15 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। यहाँ उनकी एम्बेसीज थी। मतलब
एक पूर्णतः आजाद राष्ट्र जिसका अपना करेंसी था, अपना स्टैंप था, अपना एम्बलम था, अपना झंडा था, अपनी सेना थी, ये सभी कुछ था। एक आजाद राष्ट्र की स्थापना होती है और उसके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आईएनए वजूद में आने के बाद से उसका पहला मिशन जो था उसका नाम रखा गया यूगो। ये मिशन था ब्रिटिशर से मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज को आज़ाद करवाना, और इस मिशन सक्सेसफुल भी रहता है और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट हिस्से हैं उन्हें आज़ाद किया जाता है और वहाँ एक सरकार का गठन होता है जिसमें चिटगांव की लड़ाई और बंगाल का वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ की लड़ाई, इन सभी लड़ाइयों में कई सारी जीत भी हुए और इन जीतों की भारी कीमत चुकाई आईएनए ने। 50,000 के स्ट्रेंथ से शुरू हुआ आईएनए के 24,000, याद रखिएगा 24,000 सैनिक मारे गए। पर कुछ लोग को अभी ये लगता है कि दे दी आजादी ना खड़क ना तलवार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी आजादी तो भाई शांति के बल पे मिल गई। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक कारण है। अमेरिकियों द्वारा परमाणु बम गिरा दिया जाता है। जापान की इसमें बहुत ही बुरी तरह से क्षति पहुंचती। इसका परिणाम ये होता है कि जापान हथियार डालने को तैयार हो जाता है। पर इसका सबसे बुरा असर हम कहें तो भारतीय क्रांति और आईएनए पे पड़ा। आईएनए की जो सबसे बड़ी फंडिंग या फिर कहें हथियारों की जो सारी जरूरत थी वो कहीं ना कहीं जापानियों द्वारा होती थी। यानी जापानियों का सरेंडर करना कहीं ना कहीं आईएनए को भारी पड़ा। आईएनए की एक तो पहले ही इतने लोग मारे जा चुके, परंतु इन सभी के बीच में भी एक घटना ऐसा होता है कि समय उनका प्लेन रनवे से टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और कहा जाता है कि उसमें वो जल के मारे जाते हैं। ये एक आम धारणा है जिसको भारतीय गवर्नमेंट भी मान्यता देती है कि हाँ ये ऐसा हुआ था। पर कौन थे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस बात को सच किया और आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे लिए आपके पास अगर कुछ सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उसे भेजिए। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।